नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जालोर के चौहान, अजमेर सांभर के चौहान, रणथंभौर के चौहान। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का टॉपिक है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जालोर के चौहानों की। तो देखिए, जालोर के चौहान जो है वो सोनगरा चौहान कहलाते हैं। ठीक है, जालोर के चौहान क्या कहलाते हैं? सोनगरा चौहान कहलाते हैं। दूसरी बात कि जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कांचरगिरी के नाम से जाना जाता है। तो किन नामों से जाना जाता है जालोर दुर्ग को? सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कांचनगिरी के नाम से। जालोर को महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने की वजह से प्राचीन नाम जो इसका नाम देखने को पड़ता है वो जाबालीपुर नाम से जाना जाता था। और ये जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिलती है। ठीक है, तो जालोर को महर्षि जाबाली की कर्म भूमि की वजह से जाबालीपुर नाम से जाना जाता है और इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। वर्तमान में जाल वृक्ष की अधिकता की वजह से इसका नाम जालोर पड़ा। जाल वृक्ष अधिक होने की वजह से जालोर नाम पड़ा है। जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान द्वारा 1181 में की गई। चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालोर में 1181 में की गई। कीर्तिपाल चौहान मूलतः नाडोल का था। कीर्तिपाल जो चौहान है मूलतः कहाँ का था? नाडोल का। ठीक है, तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना की कीर्तिपाल चौहान ने, जो कि मूलतः नाडोल का था। और 1181 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई। कीर्तिपाल चौहान को मोहनोत नैन्सी के द्वारा कीतू एक महान राजा की उपाधि दी गई। कीतू एक महान राजा की उपाधि किसने दी? मोहनोत नैन्सी ने। किसको दी? कीर्तिपाल चौहान को दी, क्योंकि उसने स्थापना की थी जालोर में चौहान वंश की। कीर्तिपाल चौहान के द्वारा मेवाड़ के सामंत सिंह पर आक्रमण किया गया। तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा किस पर आक्रमण किया गया? मेवाड़ के शासक सामंत सिंह पर। ठीक है, आगे बात करेंगे कानड़ दे चौहान की। इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1305 से 1311। पिता का नाम था सामंत सिंह। इन्होंने 1299 में गुजरात से सोमनाथ मंदिर को लूट कर आती हुई अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण किया। 1299 में गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जब उनकी सेना वापस आ रही थी उस पर 1299 में आक्रमण किया कान्हड़ दे चौहान ने। पिता का नाम सामंत सिंह। 1305 में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने सेनापति मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया गया। ठीक है, और इस आक्रमण के तहत कानड़ दे चौहान ने अपने पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त कर दिया। ठीक है, हार गया और वीरम देव को कहाँ नियुक्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। फिर बात करेंगे सिवाना दुर्ग की। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। सिवाना दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहलाता है। तो कहाँ पर स्थित है सिवाना? हल्देश्वर की पहाड़ी बाड़मेर में वीर नारायण पवार ने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया और ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है। सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहलाता है। कानड़ दे चौहान के द्वारा वीरमदेव फिरोजा का वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण किया गया। ठीक है, कानड़ दे चौहान के द्वारा वीरमदेव फिरोजा किसकी पुत्री थी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो दोनों के विवाह को स्वीकार नहीं किया। कानड़ देव चौहान ने भी स्वीकार नहीं किया था, वीरमदेव ने भी स्वीकार नहीं किया था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है कमालुद्दीन, वो सिवाना पर आक्रमण कर देता है। इस समय सिवाना पर कानड़ दे चौहान के भतीजे शीतल देव का अधिकार होता है। इस युद्ध में शीतल देव के सेनापति भांवले पवार के विश्वासघात की वजह से इनको पराजय का सामना करना पड़ता है। और ये युद्ध जो है इसमें शीतल देव और उनका पुत्र जो है सोमवीर, दोनों वीरगति को, पुत्र सोम जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इस सिवाना दुर्ग पर अधिकार किसका हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का, और वो सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है।
1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया। पहले सिवाना पर किया, फिर जालोर पे किया। इस आक्रमण में कानड़दे चौहान के सेनापति दहिया बीका के विश्वासघात की वजह से इनको पराजय का सामना देखना पड़ा। किसकी वजह से? दहिया बीका की वजह से। इस आक्रमण में कानड़दे चौहान वीर गति को प्राप्त हुआ और इनका जो पुत्र होता है वीरमदेव, उसके द्वारा अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली गई। ठीक है, आक्रमण में क्या होता है? कानड़दे चौहान वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वीरमदेव आशापुरा माता के सामने कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। दहिया बीका का विश्वासघात जो है इस पराजय का कारण बना था। इस युद्ध में जालोर का नाम बदल दिया जाता है और जलालाबाद रख दिया जाता है। उसका नाम खैराबाद रखा गया था सिवाना का, यहाँ पर जलालाबाद कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहा जाता है। किस मस्जिद का निर्माण करवाया? अपनी बेटी के नाम पे फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया। अब ये जानकारी कहाँ से मिलती है? पद्म नाम की पुस्तक कानड़दे प्रबंध से, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह से, फरिश्ता की पुस्तक तारीख फरिश्ता से। देखिए, अमीर खुसरो की जो ये पुस्तक है खजाइन उल फुतूह, इससे अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी राजस्थान में आक्रमण किए हैं उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अजमेर या सांबर के चौहान की तरफ। चौहानों की उत्पत्ति के स्रोत हमें मिलते हैं चंद्रबरदाई, मुहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, और जो मुहनोत नैन्सी सूर्यमल मिश्रण है वो चंद्रबरदाई का जो बुक है उसकी वजह से इसकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड को मानते हैं। गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से प्रतिहारों का, परमारों का, चालुक्यों का, चौहानों का, इनका जो है इन चारों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, उत्पत्ति हुई थी। कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और कुक ने के अनुसार चौहान जो है विदेशी है। अब ये तो क्या मानते हैं? ये तो इसको स्वदेशी मानते हैं भी, अग्निकुंड से प्रतिहारों की, परमारों की, चालुक्यों की, चौहानों की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो टोड है, स्मिथ है, कुक है, ये चौहानों को विदेशी मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को वत्स ऋषि का वंशज माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख क्या मानता है? चौहानों को वत्स ऋषि का वंशज मानता है। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार चौहान सूर्यवंशी हैं। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, गौरीचंद ओझा के अनुसार चौहान सूर्यवंशी हैं। प्राचीन काल में सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को स्पादलक्ष कहा जाता था और इसकी जो राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर हुआ करती थी। ठीक है, और अहिच्छत्रपुर का जो नया नाम है वो नागौर है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन था? वासुदेव चौहान था। ठीक है, तो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र स्पादलक्ष के नाम से जाना जाता था, राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। बिजोलिया शिलालेख सांबर झील के निर्माता को मानती है वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान ने 551 में अजमेर या सांबर के चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, तो वासुदेव चौहान ने 551 में अजमेर या सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। वासुदेव चौहानों को क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है चौहानों का। अब बात करेंगे विग्रहराज द्वितीय की। विग्रहराज द्वितीय को प्रारंभ में चौहान में प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, प्रारंभ के चौहानों में प्रतापी शासक कौन था? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के मूल राज को पराजित किया। इस बात की जानकारी हर्ष की पहाड़ी से प्राप्त हर्ष अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्ष कौन था? जीण माता का भाई था। अब बात करेंगे अजयराज की। अजयराज 1113 में अजमेर शहर की स्थापना करते हैं। जो बीठली पहाड़ी है वहां पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। अजमेर दुर्ग को गढ़ बीठली, अजमेरू दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1113 में अजमेर शहर की स्थापना किसने की? अजयराज ने। और बीठली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। इस अजमेर दुर्ग को गढ़ बीठली, अजमेरू दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ आदि नामों से जाना जाता है। अजमेर दुर्ग को रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। अजयराज ने अजय प्रियधर्म सिक्कों का प्रचलन करवाया, जिस पर पत्नी सोमल देवी का नाम लिखवाया। इन सिक्कों को श्री अजयराज
सिक्के भी कहा जाता है। तो अजयराज ने अजय प्रिय द्रंभ नाम के सिक्के प्रचलित करवाए पत्नी सोमल देवी के नाम से, और इनको, ये जो सिक्के हैं, इनको अजय श्री अजयराज सिक्के भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अर्णोराज की। आनाजी या अर्णोराज जो है, इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील के किनारे जहांगीर जो था, उसने सुभाष उद्यान या दौलताबाद का निर्माण करवाया। पहले दौलताबाद कहते थे, अब सुभाष उद्यान कहते हैं, ठीक है। और इस झील के किनारे शाहजहां ने 12 दरी छतरी का निर्माण करवाया। तो आना जी जो है, इनका महत्वपूर्ण कार्य है आना सागर झील का निर्माण। उसके पास सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया जहांगीर ने। शाहजहां ने वहां पर 12 छतरी जो निर्मित करवाई झील के किनारे। आना जी ने पुष्कर में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया। गुजरात के कुमारपाल से पराजित हुए। कौन? आना जी। इनके पुत्र जगदेव के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। अर्णोराज की हत्या उनके पुत्र जगदेव ने की थी, और अर्णोराज कुमारपाल से हारे थे, इसलिए जगदेव जो है उसको चौहानों का पितृहंता शासक कहा जाता है। अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद शासक है विग्रहराज चतुर्थ। जो मुख्य शासक हैं वो हम देख रहे हैं। विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दिल्ली तक कर दिया था। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि दी गई। तो कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की। बिसलदेव भी कहा जाता है। चौहानों का स्वर्णिम युग था इनका समय, और दिल्ली तक इन्होंने विस्तार किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना संस्कृत भाषा में की थी। विग्रहराज ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है, और जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया। किसको? अजमेर की सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला को, जिसका निर्माण विग्रहराज ने करवाया था। यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब शाह का जो है उर्स लगता है। दरबारी कवि थे विग्रहराज के नरपति नाल है, जिसने बिसल देवरासों की रचना की, ठीक है, और दूसरा दरबारी था सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो महत्वपूर्ण शासक है, और 1166 में इसका जन्म होता है। पिता थे सोमेश्वर, माँ थी कर्पूरी देवी। इनकी माता चौहानों की शंशिका भी रही हैं। उनकी पत्नी जो थी, उनका नाम संयुक्ता था, जो कि कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। उनके पुत्र का नाम गोविंदराज चौहान था। पुत्र कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का गोविंदराज चौहान। इनके प्रधानमंत्री का नाम कैमास या कैलाश था, ठीक है। कई जगह कैलाश मिला है, कई जगह कैमास मिला है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा व दल पुंगल की उपाधि प्राप्त थी। इनके जो दरबारी कवि थे वो थे चंद्रप्रदाई, जैनक, जनार्दन, विद्यापति गौड़, आशाधर, वागेश्वर। ये सभी दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। इन्होंने भड़ानक जाति के विद्रोह का दमन किया। नागार्जुन के विद्रोह का भी दमन इन्होंने किया। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में महोबा के युद्ध में परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया। इस युद्ध में चंदेल के 2 सेनापति आला और उद्दल जो वीर थे, वो वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान जो है, इन्होंने 1187 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था चामुंडराय, ठीक है, और दिल्ली के गवर्नर गोविंद तोमर ने इनका साथ दिया था। गोविंद राज तोमर ने ही तीर चलाकर मोहम्मद गोरी को घायल किया था। पहले युद्ध की बात हो रही है। पृथ्वीराज चौहान को 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान की जो तराइन का पहला युद्ध होता है, उसमें चामुंडराय इनका सेनापति होता है। दिल्ली का जो गवर्नर है गोविंद तोमर, वो भी इनका साथ देता है। गोविंद तोमर ही मोहम्मद गोरी को घायल करता है। 1192 के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय का सामना पृथ्वीराज चौहान को देखना पड़ता है, और पृथ्वीराज चौहान ने 1197 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी इस युद्ध से पहले अपने सेनापति किवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज चौहान से संधि की वार्ता करने भेजता है, लेकिन यह एक चाल थी।
इतिहासकारों के अनुसार तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी की सेना का पीछा नहीं किया गया, जिसके कारण द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। सेनापति कौन था मोहम्मद गोरी का? किवाम उल मुल्क, जिसको पृथ्वीराज चौहान से संधि की वार्ता के लिए भेजा, लेकिन ये एक चाल थी। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। माना जाता है कि चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को कटार घोंपकर एक दूसरे की हत्या कर दी। पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का देहांत अजमेर में हुआ। चंद्रबरदाई, जिसका ग्रंथ पृथ्वीराज राजसो तथा मिन्हाज उस राज का की जो पुस्तक है तबकात नासरी, उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज चौहान द्वारा 1194 में की गई। गोविंदराज चौहान के पिता पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। गोविंदराज चौहान पर पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरराज के द्वारा आक्रमण किया गया, जिसके बाद अजमेर से रणथंभौर आ गए थे। कौन? गोविंदराज चौहान। कौन था गोविंदराज चौहान? गोविंदराज चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। 1194 में इसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की, क्योंकि वहां से जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई था हरराज, वो आक्रमण करके उसको निकाल देता है और वो रणथंभौर आ जाता है। ठीक है। हमीर देव चौहान 1282 से 1301 काल है। हमीर देव चौहान को इतिहास में हठी हमीर के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम इनके जैत्र सिंह था। इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया। हमीर देव चौहान ने अपने पिता की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। हमीर देव चौहान के द्वारा कोटिय यज्ञ का आयोजन भी किया गया। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, हमीर देव चौहान जो है इसे हठी हमीर कहा जाता है। जैत्र सिंह पिता थे, 32 वर्ष तक शासन किया। पिता की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया और कोटिय यज्ञ जो है उसका आयोजन किया। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा झाइन के दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया गया। इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को भी मैं अपने एक सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, क्योंकि वो हार गया था। हमीर देव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल के दोस्त विद्रोही महमूद शाह को शरण दी गई थी। पहले दोस्त था, बाद में विद्रोही हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना बेगम और महमूद शाह के मध्य प्रेम प्रसंग के कारण इसे विद्रोही कहा गया था। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण में हमीर देव चौहान के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह के द्वारा नुसरत खां की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भीम सिंह की हत्या करवा दी जाती है। इस युद्ध में हमीर देव चौहान की विजय होती है और अलाउद्दीन खिलजी को पराजय का सामना करना पड़ता है। यह युद्ध हिंदू वाट घाटी का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध के बाद हमीर देव चौहान के द्वारा अपने सेनापति धर्म सिंह के स्थान पर उसके भतीजे भोज को सेनापति बनाया जाता है और धर्म सिंह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला जाता है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। इस आक्रमण में हमीर देव चौहान के सेनापति रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लालच दिया जाता है। इस युद्ध में हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया जाता है और हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया।
हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल रतिपाल। पत्नी थी हमीरदेव चौहान की रंगदेवी, जो जौहर कर लेती है, हमीरदेव चौहान केसरिया कर लेते हैं। ये राजस्थान का पहला साका कहलाता है। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान की बेटी देवल के द्वारा पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली जाती है और ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहलाता है। ठीक है, तो जल जौहर कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र हमीरदेव की पुत्री देवल के द्वारा पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली जाती है। जानकारी के जो स्रोत हैं वो है नयन चंद्र सूरी की पुस्तक हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर की पुस्तक हमीर हट और जोधराज और सारंगधर की पुस्तक हमीर रासो। तो आज की क्लास में हमने जालोर के चौहान, अजमेर सांबर के चौहान और रणथंभौर के चौहान पढ़ा है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा सेकंड ग्रेड एग्जाम का ही टॉपिक है, कोटा का हाडा राजवंश और बूंदी का हाडा राजवंश। तो आज की क्लास में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।